नमस्कार, आप देख रहे हैं महाबहस। आपके साथ मैं हूं अमित गर्ग शुक्ला। आज का हमारा महाबहस का मुद्दा क्या है वो हम आपको बताते हैं। पेट्रोल डीजल में कब तक आग लगेगी? विपक्ष और किसान नेता पूछ रहे हैं कि 18 दिन से लगातार दाम क्यों बढ़ रहे हैं जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत कम हुई है। राहुल गांधी ने एक ग्राफ के जरिए सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि सरकार ने कोरोना और पेट्रोल डीजल को अनलॉक कर दिया है, इसलिए कोरोना से जूझ रही जनता अब महंगाई के बोझ तले दबी जा रही है। अखिलेश यादव ने तो कह दिया है कि पीएम का राहत पैकेज सिर्फ धनवानों के लिए ही है, लेकिन बीजेपी कह रही है कि विपक्ष तेल का ताड़ बना रहा है। वापस लो, वापस लो। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आप ये सोचिए कि लॉकडाउन में ऑलरेडी हम लोगों का इनकम सोर्स जीरो, ठीक, उसके प्लस आप लोग इतना जो हाइक कर रहे हैं तो एक कॉमन आदमी क्या एफोर्ड करेगा? हम लोग खाने पीने की चीज़ों पे अपना पैसा खर्चा करें या अपने ट्रांसपोर्टेशन पे खर्चा करें? तो ये कुल मिला के ये मार्केट का मामला है और ऑयल मार्केटिंग कंपनियां ये तय करती हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से तारतम्यता बैठाते हुए कैसे अपने घाटे को भी न होने दें और देश की जनता को पेट्रोल और डीजल मुहैया कराएं। पंद्रह 16 दिन में 8-9 रुपए के आसपास बढ़ गए, तो ये बेहद ज़्यादा वृद्धि है। इसमें पूर्ण रूप से हम इसकी भ्रंता करते हैं, इसकी पूर्ण रूप से काट करते हैं। भारतीय किसान यूनियन, क्योंकि गांव में इसका संगठन है, पूर्ण रूप से गांव के देहात के लोगों की बात हम करते हैं, तो उनमें बेहद ज़्यादा रोष है इसको लेकर। डीजल पेट्रोल के दामों को लेकर चर्चाएं चल रही हैं। मेरा मानना है कि लोगों को कुछ कष्ट हो सकता है, लेकिन यहाँ जहाँ ये चीज़ें भी हैं आती हैं कि यदि हम ऐसे समय में भारत की व्यवस्था को बनाए रखने की कोशिश करेंगे तो कुछ कड़वे घूंट भी हमें पीने पड़ेंगे। वापस लो, वापस लो। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। और इस चर्चा में हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। मनीष शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। सुरेंद्र राजपूत हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। आलोक वर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय किसान यूनियन के। और अजय बंसल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप पेट्रोलियम एक्सपर्ट हैं। मनीष शुक्ला जी, मैं शुरुआत आपसे करूंगा। सबसे पहले तो आपको बधाई, बहुत बहुत बधाई कि जो हिंदुस्तान के इतिहास में कभी नहीं हुआ वो आपने कर दिखाया। डीजल की कीमत पेट्रोल से ज़्यादा हो गई। सर, मैं आपसे कुछ पूछूं या अपने तर्क में आप तैयारी करके आए हैं? मैं शुरुआत आपसे करूंगा। सबसे पहले तो आपको बधाई कि जो हिंदुस्तान के इतिहास में कभी नहीं हुआ वो आपने कर दिखाया। तैयारी करके आए। नहीं, सवाल अगर पूछना चाहे तो पूछे, तो आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश की जनता को जवाब कैसे हुआ सर? कैसे हुआ, ये कैसे कर पाए? क्या अंक गणित था, थोड़ा समझाइए आप। देखिए अमित जी, आपको भी और जो लोग पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े लोग हैं और आम जनता को भी अब ये पता है कि पेट्रोल और डीजल का जो मूल्य है वो अधीन है, खुले बाजार के अधीन है। और जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं वो विदेशी मुद्रा दर और जो क्रूड ऑयल की कीमत होती है उसके आधार पे प्रतिदिन प्रातः 6 बजे प्राइस का निर्धारण करती हैं। और लॉकडाउन के दौरान 82 दिन के कैपिंग उन लोगों ने लगा रखी थी और 7 जून के बाद उन्होंने इन 17-18 दिनों में करीब 7-8 8 साढ़े 8 रुपया बढ़ा, डीजल और पेट्रोल के दाम लगभग बढ़े हैं।
लखनऊ में डीजल और पेट्रोल के दाम में अंतर है। और अगर हम देश की बात करें तो राज्यवार भी कीमतें अलग अलग होती हैं, क्योंकि राज्य सरकारें भी अपना वैट और अन्य टैक्सेस लगाती हैं। जैसे दिल्ली की अगर बात करें तो वहां डीजल और पेट्रोल की कीमत डीजल 79 रुपया 76 पैसा, 79 रुपया 76 पैसा पेट्रोल और 79 रुपया 88 पैसा डीजल की कीमत है। जबकि लखनऊ की बात करें तो 80 रुपया 35 पैसा पेट्रोल की कीमत है और 72 रुपया 10 पैसा पेट्रोल की कीमत है, डीजल की कीमत है। तो ये वैरी जो कर रहा है ये राज्य सरकारों के टैक्सेस के नाते से करता है। और जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है वो ये प्रयास करती हैं कि जो क्रूड ऑयल है विदेशी मुद्रा की जो दर है उसके आधार पे वो रोज सुबह वो 6 बजे अपने प्राइस का निर्धारण करती है और उनको भी अपने घाटे को भी मेंटेन करना होता है और मुहैया हो पेट्रोल और डीजल देश की जनता को, उसके लिए एक सामंजस्य बनाती है। आप जितनी बातें बता रहे हैं ना सर, आप जितनी बातें बता रहे हैं सब गूगल पर मौजूद है सर, ये सब गूगल पर मौजूद है। इस वक्त जो दर्शक देख रहे हैं ना, आपको आवाज मिल रही है क्या सर? आपने अपने टीवी का ऑडियो बंद कर दिया, शायद वहीं से आप सुन पा रहे थे। पूरे विश्व में है सर। मेरा सवाल ये है ना कि आप जो समझा रहे हैं सब गूगल पर मौजूद है। इस वक्त जो दर्शक देख रहे हैं वे समझना चाहते हैं कि अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें कम हो रही हैं तो फिर हिंदुस्तान में तेल की कीमतें क्यों बढ़ रही हैं, ये आप समझाइए सर आसान शब्दों में। नहीं अमित जी, अभी जो इधर 16-17 दिनों से अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमत नहीं घटी है। और पूर्व में कोरोना काल में देखिए 82 दिन की कैपिंग थी, 82 दिनों तक कोई भी कीमतों में बढ़ोतरी नहीं हुई थी। 7 जून के बाद ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने कीमतों में बढ़ोतरी की है। इन 17 दिनों में 7 से 8 रुपए की बढ़ोतरी हुई है और निश्चित रूप से जो परिस्थितियां हैं पूरे विश्व में उसको देखते हुए हमको लगता है कि कुछ दिनों तक इस तरह की परिस्थिति रहने वाली है। जब यूपीए की सरकार थी तो हमें बहुत अच्छे से याद है कि 50 पैसे 1 रुपए 1.5 रुपए कीमत बढ़ती थी और आप लोग कैसे सड़क पर उतरकर हो हंगामा करते थे। आज आप दलील दे रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कीमतें बढ़ रही हैं तो पेट्रोलियम कंपनियों को अपना घाटा मुनाफा सब कुछ देखना है, तो उसी हिसाब से कीमतें तय हो रही हैं। सुरेंद्र जी, कितना दम है भाई इस दावे में और इस तर्क में कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पिछले 15-16 दिनों में कीमतें बढ़ी हैं, इस वजह से हिंदुस्तान में भी बढ़ रही हैं, ये कह रहे हैं शुक्ला जी? अमित भाई, मैं तो आपको सलाम करता हूं कि तमाम परिस्थिति और तमाम दबावों के बावजूद आप जिस तरीके से आप सवाल और जिस तरीके से आप प्रश्न उठा रहे हैं ये अपने आप में अद्भुत है, अतुलनीय है और अद्वितीय है। 2-3 बातें मैं आपको बता दूं। आदरणीय मनीष जी छात्र नेता भी रहे, अच्छे भले इंसान हैं। मैं सिर्फ आपसे और मनीष जी के सामने यह सिर्फ तर्क रख दूं कि 2014 में डीजल पे एक्साइज ड्यूटी 3 रुपए 82 पैसे थी, आधिकारिक रूप से कह रहा हूं, और आज 32 रुपए एक्साइज ड्यूटी है। तेल के दाम यहां बढ़े हैं, 32 रुपए एक्साइज ड्यूटी है, और पेट्रोल पर 9 रुपए 80 पैसे थी, आज 32 रुपए 82 पैसे एक्साइज ड्यूटी है। आप अंतर समझ सकते हैं कि सरकार ये लुटेरों की है, डकैतों की है, चोरों की है, और इन सारे लोगों को लेकर के जिस तरीके से ये लोग काम कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अंतरराष्ट्रीय दाम। आज से 2 महीने पहले अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमत $40 थी, 3 महीने पहले। तब दाम क्या थे और आज दाम क्या है? चूंकि इन्होंने एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई है लूटने के लिए जनता को, आप बात समझिए, डकैती डालने के लिए जनता की जेब पर। तो ये जो एक कोरोना महंगा तेल महाराष्ट्र में है, पंजाब में है, दिल्ली में है, और जिस तरीके से ये लोग काम कर रहे हैं, जिस तरीके से लूट तंत्र कर रहे हैं, ये कर क्या रहे हैं ये समझने की जरूरत नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ रिलायंस के अंबानी का, चूंकि सबसे बड़ा मनीष शुक्ला जी है और हमको लगता है भाषा की मर्यादा। मनीष शुक्ला जी, आप ये कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में, दिल्ली में और पंजाब में सबसे अधिक कीमतें हैं सर, वो भी तो हिंदुस्तान का ही हिस्सा है ना सर। दिल्ली की सत्ता में आप बैठे हैं, आप तय करिए ना कि कैसे आपको लोगों को राहत देनी है। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर इतना करता है कांग्रेस को,
मैं तो वहाँ वैट आपसे कम कह रहा करते, हूं खुलेआम हम इस पेट्रोलियम प्रोडक्ट को जीएसटी लाने के पक्ष में हैं, ज्यादा है, आधिकारिक रूप से पक्ष में है। लखनऊ में जो कीमत केंद्र है की सरकार उससे 8 रुपए ज्यादा दिल्ली में है। पूरे देश में महाराष्ट्र जीएसटी की पे कीमत लागू देख कर लीजिए। दे पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे। तो आदरणीय तो ये नरेंद्र जो मोदी जी झूठा रात को हरियाली 8 बजे आंसू है, आए, 8 जो PM हरियाली आंसू है प्राइम सुरेश मिनिस्टर राजपूत जी, आए वो और मत 8 मत दिखाइए। कि और आज से सारे लूटने और डकैती डालने के लिए माहिर जो तो है कांग्रेस जीएसटी है। में है। अरे मनीष भाई आपके बीच में नहीं बोला, क्यों बोल रहे हैं? वैसे भी आप ये लुटेरों के पक्ष गांधी में खड़े परिवार के हैं, लिए वैसे फिट भी है, आप ये सब डकैतों है, के पक्ष में खड़े हैं। लूटे, जीएसटी लागू कर दीजिए, ये गांधी परिवार के लिए फिट है। जो नकली जीएसटी गांधी लागू कर परिवार दीजिए। है, क्यों उसके लिए लुटेरों के सब पक्ष फिट में है। खड़े हैं? क्यों डकैतों के और पक्ष में खड़े डिबेट हैं? करते समय जनता के मर्यादा पक्ष का में ध्यान आइए। रखा कीजिए। नहीं मनीष जी, जनता के मनीष पक्ष ये ठीक नहीं है कि आपसे कोई भी सवाल किया जाए, आपसे महंगाई पर सवाल किया जाए तब आप गांधी परिवार को घेर लें, आपसे बेरोजगारी पर सवाल किया जाए तब आप गांधी परिवार को घेर लें, आपसे किसी भी मुद्दे पर सवाल किया जाए आप गांधी परिवार पर चले जाते हैं। अरे भाई आप ये करें कि राज्य वैट घटा दें, आप एक्साइज ड्यूटी घटाने को तैयार नहीं है। हमने इसकी घड़ियाली आंसू पे हमने तो अपनी वो ये घड़ियाली आंसू आप भी बातें थे मनीष शुक्ला जी, जब विपक्ष में थे 2014 से पहले, हमें अच्छे से याद है कैसे आप लोग सिलेंडर सिर पर लेकर और बैलगाड़ियों में गाड़ियों को बांध कर जोता करते थे, विरोध दर्ज कराया करते थे। सारे लोगों को याद है अच्छी तरीके से, वो बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन शायद सत्ता में आने के बाद आप सबकी मजबूरी हो जाती है कि पहले आप सरकार के खजाने को देखें, तिजोरी को देखें, आपको आम लोगों से उतना सरोकार नहीं रह जाता है। आलोक वर्मा जी भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता हैं, ऐसे ही है क्या सर कि जब कोई पार्टी सत्ता में नहीं होती है तब वो बताती है कि किसानों की हितैषी है, वो गरीबों की हितैषी है, आम लोगों की हितैषी है, लेकिन सत्ता में आने के बाद उसकी दलीलें बदल जाती हैं, उसकी मजबूरियां कुछ और हो जाती हैं। आलोक जी आऊंगा मैं आपके पास। शुक्ला जी देखिए अमित जी, सबसे पहले तो आपको मैं किसानों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने किसानों के इस समय बुआई का सीजन चल रहा है और जिस चीज़ की किसानों को सबसे अधिक आवश्यकता है डीजल की, उसके ऊपर आपने एक डिबेट रखी। देखिए मैं आपको 2-3 चीज़ें बताना चाहूँगा क्योंकि मैं ज़्यादा राजनीतिक इन सब पचड़ों में नहीं पड़ना चाहता। मैं किसान परिवार से हूँ, किसानों की अगुवाई करता हूँ, मैं उसी की बात करूँगा। देखिए अमित जी, ऐसा है कि सरकार की जो मंशा है वो किसानों को समझ में नहीं आ रही है। समझ में इसलिए नहीं आ रही क्योंकि एक तरफ प्रधानमंत्री जी कहते हैं किसानों से कि हम 2022 में आपकी आय दोगुनी करेंगे, किसान उस पर आस लगाए बैठा ही है और इस समय हमारी बुआई का सीजन चल रहा है जब हमें सबसे ज्यादा डीजल की आवश्यकता होती है और उस समय डीजल के दाम रोज 40 पैसे, 50 पैसे, 40 पैसे, 50 पैसे बढ़ते बढ़ते आज 9 रुपए 77 पैसे के आसपास डीजल बढ़ गया और किसानों की जो लागत है वो बढ़ती जा रही है। और सरकार ने धान पर जो हमारा समर्थन मूल्य 1868 किया है उसमें सिर्फ और सिर्फ 53 रुपए कुंटल की बढ़ोतरी की है। देख लीजिए आप, 53 रुपए कुंटल में बढ़ोतरी की और डीजल में 9 रुपए 77 पैसे बढ़ा दिए 17 दिन में। अभी फसल हमारी खेतों में आई भी नहीं है और अभी फसल को आने में 3 महीने लगेंगे। 3 महीने में आगे क्या दृश्य होगा, 100 के पार हो जाएगा, कैसे होगा, ये किसानों के लिए बड़ा चिंता का विषय है। हम लोग तो प्रधानमंत्री जी से इतना ही सिर्फ कहना चाहते हैं कि आपने अपने संकल्प पत्र में जो वादा किया था आप उसको पूरा करिए। हमने आपको वोट इसलिए दिया था कि आपने कहा था कि हम 100 दिन में महंगाई खत्म कर देंगे। आप बराबर महंगाई बढ़ाते जा रहे हो, हमारी लागत बढ़ती जा रही है और इस लॉकडाउन के समय में हमने अपनी फसलों को औने पौने दाम में बेचा है। हमारा गन्ने का भुगतान अभी मिल नहीं पाया, गेहूं का पैसा पूरा मिल नहीं पाया। सरकार ने जो एक अपना लक्ष्य रखा था गेहूं खरीदारी का वो भी सरकार पूरा नहीं कर पाई। चलिए ठीक है, इसको भी हम मान लेते हैं, लेकिन आज जब किसान अपने खेतों में धान की रोपाई कर रहा है उसे डीजल की आवश्यकता है, ऐसे में आप डीजल को बढ़ा करके क्या किसानों के बीच में संदेश देना चाहते हैं? देखिए किसान आज भी आपसे बार बार यह अपेक्षा करता है कि आप किसानों की आय 2022 तक दोगुनी करेंगे, लेकिन अब ऐसे समय में देख के नहीं लगता है किसानों के मन में यह है भविष्य में सरकार क्या होगा वो कैसे समझा और कहा जाए, क्योंकि किसी को मालूम थोड़ी ना था कि कोरोना आ जाएगा, इतना बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा और लोग पैसे के लिए मोहताज हो जाएंगे। तो भविष्य में किसानों की आय दोगुनी होगी चौगुनी होगी वो सब अभी अंधकार में, उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। फिलहाल हकीकत ये है कि किसान परेशान है। अजय बंसल जी, क्या फॉर्मूला है, थोड़ा समझाइए कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में तेल की कीमतें ज्यादा हों तब भी तेल के दाम यहां पर बढ़े, जब वहां पर कीमतें कम हो तब भी तेल के दाम बढ़े, ये क्या फॉर्मूला है सर, थोड़ा समझाइए।
देखिए ये कहना के दाम जो है वो घटते हैं तो घटाए जाते हैं क्रूड के और बढ़ते हैं बढ़ाए जाते हैं, ये बिल्कुल सरासर गलत है। गलत ऐसे हुआ कि जब आप देखिए लॉकडाउन के टाइम पर करीबन जो है हमारा डॉलर की जो कीमत है वो जो बैरल की कीमत है वो बहुत भयंकर किस्म से ख़त्म हुई और बहुत नीचे आई। अगर जो दाम क्रूड के दाम पे बढ़ाए जाते और क्रूड की वजह से बढ़ाए जाते या घटाए जाते तो हमारा लॉकडाउन में पेट्रोल डीजल का दाम 15 या 20 रुपए पर लीटर आ जाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं आया और उसके ना आने का फायदा सरकार ने भरपूर उठाया और करीबन उसके अंदर 15-20 रुपए का एक्साइज अपनी जोड़कर अपनी कमाई कर ली और उस कमाई को दिखाया ऐसा कि हमने देखिए लोगों के हित में वो पैसा लिया है। तो लोगों से पैसा लेके और उसके बाद दूसरा पिक्चर जो दिखा रहे हैं वो लोगों को दिया है, यानी कि उस लोगों से लिया और पैकेज के रूप में लोगों को दिया। ये इकोनॉमिक समझ में नहीं आई कि लोगों का पैसा लेके लोगों को देना कितना बड़ा अच्छा काम है, ये समझ में नहीं आया। तो अब मुद्दा ये है कि इसकी समस्या का समाधान क्या हो। समस्या का समाधान जीएसटी में लाने का था। सरकार ने इतने बड़े बड़े फैसले किए, 370 हटा दी, इतना बड़ा काम किया और मोदी जी हमारे सबसे लोकप्रिय नेता आज तक के पिछले 40 साल में हुए हैं। उसके इतने बड़े नेता का इतना मुझे मालूम है कि अगर जो जीएसटी काउंसिल में सब स्टेट से अपने आप में एक मुहिम चलाएंगे कि जीएसटी को रिड्यूस किया जाए और इसको जीएसटी में लाया जाए इसको पेट्रोलियम प्रोडक्ट को। ये हमारे जो किसान भाई बैठे हैं, हमारे अभी जो बात कर रहे थे एग्रीकल्चर सेक्टर में हमारा जो पेट्रोल डीजल है उसको कम करने के लिए करीबन 12 रुपए का, पहले 12 या 13 रुपए का डिफरेंस देखा जाता था पेट्रोल और डीजल में। उसका कारण क्या था कि हमें एग्रीकल्चर सेक्टर में किसान भाइयों को जो अच्छा देना था। जो बेसिक कॉस्ट है पेट्रोल की और डीजल की वो एक ही है। मान लीजिए पेट्रोल आप अगर जो 20 रुपए लीटर है तो बेसिक कॉस्ट डीजल की भी 20 रुपए ही है, लेकिन डीजल पर सब कुछ डिपेंडेंट होता है, इस वजह से उसमें सहूलियत दी जा रही है। आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर उठाया है जीएसटी के दायरे में लाने को लेकर। हम शुक्ला जी से जवाब लेंगे, लेकिन प्रियंका तिवारी भी हमारे साथ जुड़ी हैं, आप इकोनॉमिस्ट हैं। प्रियंका जी, क्या कोरोना काल के दौरान जो अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा है सारी भरपाई आम लोगों की जेब से की जाएगी क्या, ऐसे समझ में आ रहा है क्या? नमस्कार जी, देखिए इस आपदा में जो कोविड-19 की सिचुएशन ये चल रही है, सबसे पहले हम लोगों को ये समझना होगा, इस चीज पर ध्यान देना होगा कि इस टाइम लॉकडाउन हुआ, हमारी इकोनॉमी बहुत ही नीचे चली गई। नाउ अब सरकार को अपनी इकोनॉमी स्टेबलाइज करने के लिए अर्न करना होगा, क्योंकि कोरोना के साथ साथ इस देश को चलाना, कोरोना को खत्म करने के साथ साथ इस देश को चलाना भी बहुत जरूरी है। ये बात हमें ध्यान रखनी चाहिए। तो सरकार वैट बढ़ा रही है पेट्रोल पे, डीजल पर, क्योंकि इकोनॉमी चलाना जरूरी है ना। सबसे पहले इस चीज का लॉजिक समझते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। मार्च में जब वर्ल्ड वाइड कोविड-19 का आउटस्प्रेड हुआ पूरे संसार में वर्ल्ड वाइड, तो सडनली ये सारे दाम, सारी चीजें, इकोनॉमी पूरी हमारी शटडाउन हो गई, हर एक चीज के डिमांड चली गई। तो जब डिमांड नीचे गई तो प्राइस भी नीचे गया। ये रिलेशन अगर डिमांड पे बात करेंगी तो प्राइस आ रहा हूँ सुरेश जी, आ रहा हूँ आपके एक बार उनकी बात सुन लीजिए, उसके बाद आपका जो सवाल होगा वो भी रखिए, थोड़ा धैर्य रखिए। जी प्रियंका, अपनी बात पूरी करिए। इसलिए धीरे धीरे जैसे लॉकडाउन खुल रहा है, ये मूल रूप से ये सारे के सारे छुपे हुए समर्थक है भारतीय जनता पार्टी के इकोनॉमिस्ट के रूप में। पता नहीं क्यों सरकार को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। आपकी खुद की जेब से पैसा जा रहा है, आप बता रहे हैं, आप हमको इकोनॉमिक्स समझा रहे हैं। होने का टाइम नहीं है, ये सावधानी से और संयम प्रियंका जी, मैं आपको रोक रहा हूँ। प्रियंका जी, मैं आपको रोक रहा हूँ। आपकी बात से हम सभी लोग सहमत हैं कि अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती है और वो प्राथमिकता भी है। लेकिन मैडम, आपको आवाज मिल रही है क्या? अमित जी, अब थोड़ा मेरी बात सुन लीजिए, मैं आ रहा हूँ, आप सबके पास आ रहा हूँ। प्रियंका जी, बात यह ना कि जिस आर्थिक पैकेज का ऐलान किया गया और जिनको बड़े बड़े लोन दिए गए, आपको पता है ना कि वो बड़ी बड़ी गाड़ियों से चलते हैं, उनके लिए माइलेज का कोई मतलब नहीं होता है। उनकी गाड़ी चाहे 6 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज दे या फिर 10 किलोमीटर का दे या 15 किलोमीटर का, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। और जिनके खातों में पैसा ट्रांसफर किया गया, गरीबों के खातों में, वो गाड़ी से चलते नहीं। ये जो मारुति 800 से चलते हैं ना, जो टैक्स देते हैं,
उन्हीं की जेब पर अब और बोझ डाला जा रहा है। क्या आप इससे सहमत है क्या कि वो टैक्स भी दें और वही अर्थव्यवस्था को पटरी पर भी लाएं? मैं बिल्कुल इस बात से सहमत नहीं हूँ। मेरा ये मानना है कि जैसे आपकी इनकम बढ़ती है वैसे आपके ऊपर टैक्स बढ़ना चाहिए, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए, इन ऑर्डर टू स्टेबलाइज द इकोनॉमी, इन ऑर्डर टू ब्रिंग पैरिटी, इक्वालिटी। लेकिन अब आप देखिए कि मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, हमें संयम से और इस चीज को समझना पड़ेगा। इस चीज को, ये तो जब कोविड-19 आया था, आउटब्रेक हुआ था, तभी हम ये समझ गए थे एज इकोनॉमिस्ट, इस देश के जो आम लोग हैं ना, वो इतना टेक्निकल नहीं समझते हैं। वो बस उनकी समझ में इतनी सी बात आ रही है कि कोरोना के टाइम पर एक तो उनकी नौकरी चली गई, उनके सामने पैसे की यहाँ पर समस्या खड़ी हो गई है, ऊपर से उनको बढ़ी हुई कीमत पर पेट्रोल खरीदना पड़े, बढ़ी हुई कीमत पर डीजल खरीदना पड़े। और आप सोचिए मैडम कि डीजल की कीमत बढ़ते ही कैसे हर चीज पर इसका असर पड़ता है ना। उनको ये अर्थशास्त्र समझ में नहीं आता है, उनको बस ये समझ में आता है कि उनकी जेब पर क्या असर पड़ रहा है। शुक्ला जी सहमत हूँ कि क्या पेट्रोलियम पदार्थों को भी जीएसटी के दायरे में आप लोग लाएंगे क्या? और नहीं ला रहे हैं तो क्यों नहीं ला रहे हैं? सरकार इस दिशा में अपनी इच्छा शक्ति क्यों नहीं दिखा पा रही है? आ रहा हूं मैं, बंसल जी आ रहा हूं आपके पास। शुक्ला जी से जवाब ले लेते हैं पहले। और नहीं ला रहे हैं तो क्यों नहीं ला रहे हैं? सरकार इस दिशा में क्यों नहीं दिखा पा रही? देखिए अमित जी, ये पॉलिसी का डिसीजन है। अमित जी देखिए, ये पॉलिसी का डिसीजन है और प्रवक्ता का काम पॉलिसी डिसीजन नहीं है, बल्कि सरकार जो निर्णय लेती है उस निर्णय से आप लोग से अवगत कराना है या सरकार क्या सोचती है उसको बताना है। एक बात। दूसरी बात देखिए, मैं जिस बात को उस समय कह रहा था कि जब हम लोग विरोध करते थे उस समय कोरोना जैसी वैश्विक महामारी का समय नहीं था। 40,000 करोड़ रुपया प्रतिदिन जीडीपी का नुकसान हो रहा है इस समय। इन स्थितियों में परिस्थिति दूसरी है। सरकार किसानों के दर्द को भी समझती है, आम जनता के भी दर्द को समझ रही है। और मैं बहुत विनम्रता से एक बात कहना चाहता हूं कि कांग्रेस के साथी अपनी हताशा के नाते से हमें तो रोक रहे हैं। जब इकोनॉमिस्ट बोल रही है तो उनके ऊपर बीजेपी का टप्पा लगा दे रहे हैं, ये उचित नहीं है। मनीष जी, चर्चा यहाँ पर कांग्रेस की हताशा और निराशा पर नहीं हो रही है ना। समाधान तो आप सुझाएंगे ना सर, सत्ता में आप हैं, आप ये बताइए कि कैसे आप लोगों को राहत देंगे। ठीक है, आपकी बात समझ में आ रही कि कोरोना जैसी महामारी इससे पहले कभी नहीं आई थी, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना सर कि इस महामारी के बाद जो लोग पहले से परेशान हैं आप उनको और परेशान कर दीजिए। ये तो कहीं से भी ठीक नहीं है ना मनीष जी। ठीक है, आपकी बात समझ में आ रही है, कोरोना जैसी महामारी इससे पहले कभी नहीं आई थी, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना सर कि महामारी के बाद जो लोग पहले से परेशान हैं आप उनको और परेशान कर दीजिए। ये तो कहीं से भी ठीक नहीं है ना मनीष जी। मेरे अमित जी देखिए, 82 दिनों तक कैपिंग थी, 82 दिनों तक एक भी वृद्धि नहीं हुई थी। और जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है उनकी भी है, उसके नाते से हम लोगों ये टेम्परेरी फेज है। और हमको लगता है टेम्परेरी फेज में जनता साथ है सरकार के, और निश्चित रूप से जब परिस्थितियां चेंज होंगी तो उनके रिलैक्सेशन के लिए जो भी कदम होगा सरकार जरूर उठाएगी। तो फिर तो चर्चा का कोई मतलब ही नहीं है। सुरेंद्र राजपूत जी, मनीष जी का यह मानना है कि सरकार जो भी फैसला ले रही है जनता उनके साथ है, हम लोग हाय तौबा कर रहे हैं तो कर रहे हैं, करते रहें, क्या फर्क पड़ता है? ऐसे ही है क्या सुरेंद्र जी? अमित भाई, मैं कोई भी बात कहने से पहले मैं फिर से आपको सैल्यूट करता हूं। खैर, अपनी जगह पर 2-3 बातें मनीष जी को सिर्फ मैं कहना चाहता हूं कि जनता तो जर्मनी की जनता हिटलर के साथ भी थी। मैं आपसे बड़ी स्पष्ट कहता हूं कि अगर आप जनता के हक में फैसला नहीं ले सकते हैं तो जनता के विरोध में फैसला लेने का आपको कोई हक जनता ने नहीं दिया है। आपको जनता ने जनता के लिए सरकार चलाने के लिए दी है, आपके अभिमान के लिए नहीं दी है। अगर आपके पास इकोनॉमिक की समझ नहीं है तो आप और लोगों से चर्चा कर सकते हैं। पूरे हिंदुस्तान में बड़े अर्थशास्त्री हैं, भारतीय जनता पार्टी में बड़े यशवंत सिन्हा जैसे अर्थशास्त्री हैं, उनसे आप चर्चा कर सकते हैं। सिर्फ डीजल और पेट्रोल के ऊपर आप जिस तरीके से मतलब डीजल पेट्रोल डिपेंडेंट आप इकोनॉमी कर रहे हैं ना मनीष जी, ये घातक है देश के लिए, आत्मघाती कदम है देश के लिए। इससे दोनों तरफ का नुकसान है, इससे आम जनता का भी नुकसान है और इससे कहीं ना कहीं भारत देश की इकोनॉमी का भी नुकसान है, क्योंकि बाकी जगहों से आप कुछ कर नहीं पा रहे।
तो मैं आपसे मैं निवेदन करता हूं आदरणीय मनीष जी कि आप एक काम करिए, आप अब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के रूप में आइए, सरकार के प्रवक्ता के रूप में मत आइए। आप भी हमारे साथ जुड़िए आकर के और इस फैसले का विरोध कीजिए और कहिए कि हमारे हाथ में नहीं है जीएसटी की काउंसिल पे लाना, लेकिन हम मांग करते हैं कि जीएसटी में आना चाहिए। ठीक है, मैं आलोक वर्मा के पास जाऊंगा, लेकिन अजय बंसल जी आप कुछ कहना चाहते थे, अपनी बात पूरी कर लीजिए। कहना चाहिए जनता के हक में अजय बंसल जी खड़े हैं तो मैं दो बातें कहना चाह रहा हूं। एक तो ये बात है कि ये जो अभी बात हो रही है कि कोरोना काल को देखा जाए, तो कोरोना काल को देखते हुए जैसे कि अब मेट्रो बंद है, हमारी एक रोज़मर्रा की जो हमारी जो ट्रांसपोर्ट की एक सुविधा होती थी बसों के तौर पे, स्टेट ट्रांसपोर्टेशन की, वो बंद है। लोगों को अपनी ही मोटरसाइकिल, अपने ही जो छोटे मोटे वाहन से इधर से उधर अपने काम करने के लिए निकलना पड़ता है। उस दौरान इस पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ाना ठीक नहीं था। ये एक सरकार की गलत जो है फैसला है, जिसके लिए ये जो अगर जो सहायता और जो ये देना ही था किसी को, सरकार को, तो नहीं देखना चाहिए था। ये देखना चाहिए था कि हमारा ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर अभी बैठा हुआ है, कोरोना की वजह से चल नहीं पा रहा है, मेट्रो और बाकी चीजें, तो ये पेट्रोल डीजल के दाम रोकने चाहिए थे, पहली बात। ठीक है। दूसरी बात मैं जीएसटी के मतलब में कहना चाहूंगा, जो हमारे किसान मित्र बैठे हुए हैं यहाँ पर, कि जो 70% जो है डीजल जो है वो किसान के हमारा जो खपत है वो डीजल के रूप में होती है। जो हमारी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की खपत है पेट्रोल डीजल की, वो 70% पेट्रोल की जगह डीजल बिकता है, 70%। और वो इसी कारण से उसको जो है टैक्स में रियायत दी गई थी कि 12 रुपये लीटर दिया जो है वो कम किया गया था। पेट्रोल डीजल की बेसिक कॉस्ट एक ही है, लेकिन उसको 12 रुपये कम किया गया था। तो कम से कम यहाँ पर दोनों प्रवक्ता बैठे हैं, पार्टी बैठी है, कम से कम इसको जीएसटी में लाया जाए डीजल को, ये देखते हुए कि ये एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए भी बहुत जरूरी है। इकोनॉमिक्स की, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के लिए इकोनॉमिक्स की रीढ़ की हड्डी होती है। और मैं पूरी तरह से चाहूंगा कि कम से कम अभी जैसे देखिए ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में हमें, और हमारी पूरी अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्धारित है, अगर आप उसी की कमर तोड़ देंगे तो कैसे काम चलेगा। आलोक वर्मा जी, किसान इस वक्त क्या चाहते हैं, इसीलिए अब उनका क्या मैसेज है प्रधानमंत्री मोदी के लिए, सरकार के लिए, उनकी क्या अपील है, क्या गुजारिश है कि 2022 में आप हमारी इनकम दोगुनी करिएगा, लेकिन अभी हमारे लिए ये कर दीजिए। देखिए अमित जी, मैं 2 मिनट चाहूंगा। देखिए अभी सभी लोगों को मैं सुन रहा था बहुत ध्यान से, जैसे बंसल जी कह रहे थे, हमारी बहन प्रियंका जी कह रही थी। मैं दोनों लोगों से एक चीज बात बताना चाहूंगा, भाई आप अगर किसानों के प्रति इतनी संवेदना रख रहे हो तो आप किसान के लिए जीएसटी में भी ना लाओ। हम तो कहते हैं जीएसटी में भी ना लाओ, किसान अपनी खतौनी दिखाए और उसको सस्ते रेट पर डीजल उपलब्ध करा दो, तब आप कह पाओगे कि हम किसान की वाकई में मदद कर रहे हैं। दूसरी बात, हमारी बहन जो कह रही थी सारी इकोनॉमी ध्वस्त हो गई, इसको फिर से पटरी पे लाने के लिए टैक्स लगाना पड़ेगा। अमित जी मैं बता रहा हूं, 70 साल से किसान घाटे की खेती कर रहा है और आज तक उसकी इकोनॉमी, आप सोच लीजिए 70 साल से हम घाटे की खेती कर रहे हैं, हमारी इकोनॉमी कहां गई होगी। आज 3 महीने में उद्योग धंधे बंद हो गए, बड़े बड़े पूंजीपति चिल्लाने लगे, उनके लिए राहत पैकेज है, किसानों के लिए कौन सा राहत पैकेज दे दिया। और मैं एक चीज मनीष भाई से पूछना चाहता हूं कि जो 20 लाख करोड़ रुपए का राहत पैकेज मिला है, इसमें यह बता दें कि कितने किसानों को बैंकों से लोन मिला है, क्योंकि ये आंकड़ा रखिए। और मनीष जी ये भी बताइए आप, मैं पूछ लूंगा उससे गेहूं का जो आपका जल्दी था उसमें कितने प्रतिशत आपने खरीदारी की। और अमित जी आलोक जी आगे और दूसरी चीज है कि अगर आप किसान को वाकई में 2022 तक वाकई में आप 2022 तक उसकी आय दोगुनी करना चाहते हैं, तो आप डीजल छोड़ दीजिए, डीजल उसको सस्ते दामों में उपलब्ध कराइए, मनरेगा का लेबर उसको उपलब्ध कराइए। आज की डेट में डीजल दौड़ रहा है चीते की चाल दौड़ रहा है। हमें खत्म करना होगा, वक्त हमारे पास इतना ही था। वो घोड़े की चाल दौड़ रहा है। लेकिन हर सवाल का जवाब राहुल गांधी नहीं है ना, आपसे कुछ भी पूछा जाता है तो आप सीधा राहुल गांधी करने लगते हैं। इस तरह से नहीं चलेगा। आप सत्ता में आपको जवाब देना होगा, आपको बताना होगा कि समाधान क्या है। सर, लोग परेशान हैं, लोगों को किस तरीके से आप राहत दे सकते हैं ये आपको तय करना होगा। ठीक है, हमें खत्म करना होगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, महाबहस का हिस्सा बनने के लिए। तेज रफ्तार खबरों के लिए चलते हैं।